हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय तोमर सर क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, तो ग्रेविटेशन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज उन्हें लगाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहला वर्ड है हमारा ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन को समझ लेते हैं, ग्रेविटेशन होता क्या है। तो ग्रेविटेशन किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला एक अट्रैक्शन फोर्स है। और इस ग्रेविटेशन की बात करें तो ये पूरे यूनिवर्स में आपका अप्लाई होता है। मतलब पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। अगर हम बात करें ये क्या केवल अर्थ पर ही अप्लाई होता है, नहीं, ये पूरे यूनिवर्स में ही अप्लाई होगा। अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं मेरे और आपके बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है ऐसा क्यों होता है। अगर आप और मेरे बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो मैं आपको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूं, तो उसका एक रीजन है क्योंकि हमारे बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ही कम है, इसीलिए हम एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अगर मैं मार्कर और अपनी बात करूं तो ये मार्कर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है और मैं मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे नहीं खींच पा रहा, ये मुझे नहीं खींच पा रहा है अपनी तरफ। उसका एक रीजन है, यहाँ पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है। देखिए एक बात समझते हैं, अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स आपका एक वीक फोर्स होता है। अगर हम बात करें ग्रेविटेशन फोर्स की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, एक वीक फोर्स होता है। लेकिन इसकी जो रेंज है, रेंज कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर हूं और कोई यहां से मुंबई में बैठा हुआ है। ठीक है, अगर मुंबई में बैठा हुआ है कोई भी व्यक्ति, तो मेरे और उस मुंबई में बैठे हुए व्यक्ति के बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यानी कि मैं उसे खींच रहा हूं, वो मुझे खींच रहा है। इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, लेकिन उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कैसा है, बहुत ज्यादा लो है। यानी कि अगर हम इसमें बात समझने की कोशिश करें, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो एक वीक फोर्स होता है। कैसा होता है, एक वीक फोर्स होता है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो इन्फिनिटी है। रेंज क्या है, इन्फिनिटी है। अगर मून पर कोई व्यक्ति है या मून मुझे, अगर मून और मैं अपनी बात करूं तो मून मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं मून को अट्रैक्ट कर रहा हूं। लेकिन ऐसा इसलिए होता है, इसकी जो रेंज है वो तो इन्फिनिटी है, लेकिन ये फोर्स कैसा होता है, वीक होता है। ये अभी हम कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे और तुम्हारे बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, जिसकी रेंज इन्फिनिटी होती है, यानी पूरे यूनिवर्स में किन्हीं दो ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन वो अट्रैक्शन फोर्स वीक होने की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। अब हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ जो फोर्स हमारे ऊपर लगाता है, अर्थ जो फोर्स हमारे ऊपर लगाता है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाता है उसका, यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ की तरफ से जो हमारे ऊपर लग रहा है वो थोड़ा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। जैसे हम मान लीजिए जंप करते हैं ऊपर की तरफ, जैसे हम जंप करेंगे ऊपर की तरफ तो आते नीचे की तरफ ही है। मार्कर को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो मार्कर भी क्या है, नीचे की तरफ ही आएगा। किसी भी बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकें तो बॉल भी क्या है, नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मान लीजिए ऊपर छत पे चढ़े हुए हैं और छत से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो नीचे की तरफ ही आती है, ऊपर की तरफ नहीं जाती है। उसका एक रीजन है, क्यों, क्योंकि अर्थ क्या करती है, सभी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है आपका और अर्थ का सेंटर मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ेंगे ना तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ ही आएगी। ठीक है, इसी वजह से हम अर्थ पर रह भी पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन आपका, जैसे मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो जितने भी अगर हम बात करें अर्थ पर तो सभी लोग अपनी अपनी कहीं ना कहीं जगह पर रुके हुए हैं। तो उसका एक रीजन क्या है कि अर्थ क्या कर रही है, एक स्ट्रॉन्ग इन पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है सेंटर की तरफ, और सेंटर की तरफ ये फोर्स लगने की वजह से क्या होता है कि जो भी पर्सन यहाँ पे रह रहा है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे रह रहा है वो भी सेंटर की तरफ है, यहाँ पे वो भी सेंटर की तरफ है। तो अर्थ क्या करती है, सभी को अपनी तरफ बाइंड करके रखती है। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ओशियंस हैं, जितनी भी चीजें हैं, अर्थ क्या कर रही है, सभी को अपनी तरफ बाइंड करके रख रही है। और ये किस वजह से हो पा रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ठीक है,
तो ग्रेविटेशन फोर्स आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। अब न्यूटन ने हमें बताया था, सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने हमें बताया था कि देखिए अगर आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपका ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया, तो उन्होंने बताया था हमें कि देखिए किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है। तो इनका सेंटर हम यहां से ले लेते हैं, इनके बीच में क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। तो उन्होंने बताया कि देखिए जो फोर्स अप्लाई होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों की मास के प्रोडक्ट के। अगर मान लीजिए हम इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं, तो पहली बात हमें बताई गई कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के। यानी कि इन दोनों मास का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फोर्स के। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आप मास बढ़ा देंगे तो फोर्स भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। मास को अगर आप कम कर देंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया? ये एक दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम हुआ तो ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने बोली कि देखिए इनके बीच में कुछ डिस्टेंस रही होगी, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस रही होगी, उसे हम डी मान लेते हैं। अब डिस्टेंस को हम यहाँ पे सेंटर से ले लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने दूसरी बात ये बोली कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसके फोर्स इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है डी, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया कि ये एक दूसरे के उल्टे होंगे। क्या होंगे? उल्टे का मतलब हो गया कि जहां पर हम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बढ़ा देंगे वहां पर फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और जहां पर इनकी डिस्टेंस कम होगी वहां पर फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही बात आपकी बताई गई है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मैं यही बताया न्यूटन के द्वारा कि आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स अप्लाई होगा तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट कर दीजिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उन दोनों के बीच में लग रहे फोर्स के, और साथ ही साथ उनके बीच में एक डिस्टेंस होगी डी, उसके वो क्या होता है? स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, मास घटाएंगे तो फोर्स भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसे डिस्टेंस को आप लेंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी क्या हो जाता है? मतलब अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो फोर्स डिक्रीज होगा, अगर डिस्टेंस आपका डिक्रीज हो रहा है तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि वो इनवर्सली है, इनवर्सली का मतलब उल्टा होता है, ये बढ़ेगा ये घटेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, तो ये होता है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए थोड़ा सा हम समझते हैं, अगर आप डेफिनेशन नोट करना चाहे तो कर लेना, ये मैं थोड़ा सा यहाँ से साफ कर देता हूँ। अब देखिए इसमें अगर हम इसकी अगर डेरिवेशन बनाना चाहें तो देखिए यहाँ पर F प्रोपोर्शनल क्या है? M1 M2 के, यहाँ पे M1 M2 कुछ भी हो सकता है, एक अर्थ मानना है, एक आप खुद को मान लीजिए, यहाँ पे ME और M2 आप खुद हो जाएंगे। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब यहाँ पे जब हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं जिसे हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। तो F इक्वल टू हो जाता है G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। यहाँ पे D की जगह कभी कभी आपको R भी दिख जाएगा, मतलब डिस्टेंस और रेडियस वो बात एक ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझिए, जो कैपिटल G है ये आपका कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट होने की वजह से इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। अब जो इसकी वैल्यू होती है ना कैपिटल G की, कैपिटल G की वैल्यू होगी आपकी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए इसकी देखो फोर्स है तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, और M1 M2 तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसका देखो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आप यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर इसकी यूनिट निकालना चाहें तो देखिए यहाँ से यहाँ पे देख लीजिए G इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू डी स्क्वायर अपॉन M1 M2। अब देखिए
फोर्स की जो यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, और m1 m2 यानी कि kg इंटू kg, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर। तो ये क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारी g की वैल्यू कितनी आई है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, और ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब हो गया ये वैल्यू फिक्स रहेगी, आप कहीं पे भी जाइए ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें एक और बात समझ लीजिए, जैसे अगर हम मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर मान लीजिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, यहां से चलो ये साफ कर दीजिए, देखिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, अगर हम जैसे इसमें एक क्वेश्चन बन जाएगा, अगर मान लीजिए किसी का मास m1 का हम डबल करते हैं, क्या कहते हैं, और m2 का मास हम क्या करते हैं, ट्रिपल करते हैं, तो उसके फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन आपके लिए ये बनाया गया है कि अगर मान लीजिए दो मास है, एक का मास हम डबल कर देते हैं और एक का मास हम क्या कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, तो उसके फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए F प्रोपोर्शनल हमारा क्या है, m1 m2। अब देखिए m1 हमारा डबल हुआ है और m2 क्या हुआ है, ट्रिपल हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 टाइम हो गया, कितना हो गया, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मतलब 6 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स। अच्छा इसी में से एक और बनाना चाहे, मतलब मान लीजिए हमने एक का मास डबल कर दिया, एक का ट्रिपल कर दिया, लेकिन रेडियस हमने कितनी कर दी है, रेडियस हमने कर दी हाफ, कितनी कर दी, हाफ कर दी, फिर फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, तो चलिए वो भी सॉल्व करके देखते हैं। F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है, तो F प्रोपोर्शनल m1 कितना हुआ है, डबल, m2 कितना हुआ है, ट्रिपल, रेडियस कितना हुआ है, 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं ये लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं तो 2m1 इंटू 3m2 अपॉन रेडियस 1/2 रेडियस का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम करेंगे 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, 6 m1 m2 अपॉन 1/4 रेडियस स्क्वायर, 4 ऊपर चला जाएगा, 6 4 24 m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो मतलब कितना हो गया वो 24 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 गुना हो जाएगा। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम मास को डबल करेंगे, अगर मान लीजिए मास को डबल करेंगे फोर्स भी डबल हो जाएगा, मास को आप ट्रिपल करेंगे तो फोर्स भी ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन रेडियस के साथ ऐसा नहीं होता, उसके लिए उल्टा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी अभी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे न्यूमेरिकल्स कुछ देख लेते हैं।